गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे भी होंगे, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और मास्क और सैनिटाइजर का भी अवश्य उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी जानते हैं क्या कहते हैं, जान है तो जहान है। यदि आप अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं भी आपको कह रहा हूं, याद रखिएगा, जान है तो जहान है। यदि आप अच्छे हैं तो किसी दूसरे को भी अच्छा कहने के लिए उम्मीद रखेंगे। और हम चलते हैं अपने टॉपिक में। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था? क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज मैं आपको बात कर रहा हूं किसकी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको पहले से बता के रखा हूं, चार क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। उन चारों में से कोई एक पेपर में आएगा और एक मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 नंबर वाले, उनमें से कोई न कोई एक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे नॉर्मलता, मोललता, हार्मलता, मोल प्रभात, मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, और पीपीएम। इनमें से कोई न कोई एक 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया, राउल्ट का नियम। दूसरा क्वेश्चन क्वथनांक में उन्नयन। ये तीसरा क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, होता क्या। बच्चों, एक सामान्य बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लॉजिक लगाना है आपको। क्या मैं पानी गर्म कर रहा हूं, ठीक है, एक बॉटल लिया, मतलब बर्तन लिया, उस बर्तन में मैंने पानी डाला, पानी को जैसे ही टेम्परेचर दिया पानी उबल रहा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर दिया, पानी उबलना शुरू हो गया। एक कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मैंने उसमें डाल दिया। अवाष्पशील का मतलब जिसका जो मतलब घुल ना सके, जो जाकर के टेम्परेचर को कम कर दे, वो कौन सा होगा? माना कि ये डिस्टर। ये क्या है? मैंने एक डिस्टर लिया, पानी मान लीजिए उबल रहा है, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा तो पानी उबलता और उबलना शुरू हो जाएगा कि बंद हो जाएगा? पहले आप ये बताइए। XYZ, आप दूध को गर्म कर रहे हैं, जैसे दूध उबलना शुरू करता है तो उस बर्तन के ऊपर आना चाहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताइए, कमेंट करिए। यदि समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सामान्य रूप से कोई भी हो, घर में अगर दूध उबालना शुरू करते हैं तो यदि मान लीजिए अपन लोग नहीं देखते हैं तो अचानक क्या होता है, दूध ऊपर आने, बर्तन से ऊपर आने की कोशिश करता है। अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा या तो गैस बंद कर देंगे या ऊपर से पानी का छींटा मारेंगे, तो क्या होता है, दूध नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार से मैं पानी गर्म कर रहा हूं, पानी उबल रहा है, आज तुरंत ले जाकर इसको डाल दूंगा तो क्या होगा, उस उबलने की प्रक्रिया को वहां पे रोक देगा। ये क्या है? अवाष्पशील विलेय वाला पदार्थ है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब इसका जवाब कैसे देंगे? जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, क्या होगा कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में क्या होती है बच्चों? कमी हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में क्या होती है? कमी आ जाती है। फिर देखिए क्या होगा, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होगा बच्चों? कम होगा। वहां पे जस्ट इसी का उल्टा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? हमेशा कम होता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, विलयन के लिए ठोस एवं द्रव प्रावस्था दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं। तो हमारी डिफिनीशन निकल के आती है कि विलायकों एवं विलयनों के हिमांकों का अंतर क्या बच्चों निकल के आया? विलायकों एवं TF स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? TF स्टैंडर्ड माइनस TF बराबर या इक्वल डेल्टा TF, ठीक है।
समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या है हमारा? ये विलायक है, ये हमारा क्या विलयन है, ये हिमांक में अवनमन है। डिफिनेशन निकल के आ गई, विलायकों एवं विलयनों के हिमांकों का अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो में ले चलता हूं। जैसे क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, आपने क्या क्वथनांक उन्नयन पढ़ा था? विलयन एवं विलायकों के, यानी ऐसा कैसा था वो? टीवी माइनस टीवी स्टैंडर्ड बराबर डेल्टा टीवी। ये आप क्या कर चुके हैं? इसको पढ़ चुके हैं। ये क्वथनांक में उन्नयन है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? विलयन एवं विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाया। इसी प्रकार से ये भी है। मैं दोनों को आपको एक दूसरे से रिलेशन दे रहा हूँ। इस रिलेशन के माध्यम से आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो पढ़ना और समझना एक दूसरी बात हो गई। मैं आपको लॉजिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, एक बेहतर शिक्षा दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं दोनों एक दूसरे का रिलेशन दे रहा हूँ। विलयन एवं विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? टीएफ स्टैंडर्ड माइनस टीएफ। इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? विलायकों एवं विलयनों के हिमांकों का, क्योंकि मैंने हिमांक पढ़ रहा हूँ, हिमांकों का अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। क्या बच्चों समझ में आ गया डिफिनेशन? हिमांक में अवनमन की डिफिनेशन बन जाएगी आपसे कि मैं बोर्ड में लिखूं? मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। डिफिनेशन तो हो गई। अब आपको यह पता है कि एक मैं ग्राफ बनाया हूं, फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने क्या खींचा? ग्राफ खींचा हूं। और ये देखिए ग्राफ खींचा गया। इसमें कुछ वक्र दिख रहे हैं। वो वक्र देखिए क्या है? ए बी सी डी ई। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? फिर इसके बाद क्या होता है? और आगे देखिए, ए से बी तक हमारा क्या लिखा हुआ है? विलायक। बी से लेकर के सी के बीच में क्या लिखा हुआ है? ठोस विलायक। यानी ए से बी के बीच में विलायक है और बी से लेकर के सी के बीच में ठोस विलायक है। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे क्या है? सी से लेकर के डी के बीच में जो दिया हुआ है, तो सी से लेकर के डी के बीच में क्या लिखा है बच्चों? विलयन लिखा हुआ है। और इसके बाद सी से लेकर ई के बीच में क्या लिखा हुआ है? ठोस विलयन। यानी आपको यहाँ पे 4 पॉइंट मिला हुआ है। क्या मिला है बच्चों? ए टू बी के बीच में लिखा है विलायक, बी से सी के बीच में लिखा हुआ ठोस विलायक, इसी प्रकार से सी से डी के बीच में लिखा है विलयन। और आपका क्या, या तो हम यहाँ से सी से ई के बीच में कर सकते हैं, तो क्या लिखा है बच्चों? ठोस विलयन। इतना समझ में आ गया? इसके बाद क्या लिखा है? इन दोनों का अंतर लिखा हुआ है, डेल्टा टीएफ है। क्या है? टीएफ, और ये टीएफ स्टैंडर्ड है। टीएफ स्टैंडर्ड क्या है? शुद्ध विलायक है। और टीएफ क्या है बच्चों? विलयन है। समझ में आ गया? ये ग्राफ के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कर दिया, समझा दिया। अब चलते हैं, हम एक एक पॉइंट लिखते हैं। तो 2 वक्र प्राप्त होते हैं। ये फर्स्ट में बात कर रहा हूं, वक्र ए बी। वक्र ए बी की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आप लिखिए वक्र ए बी विभिन्न तापों पर, लिखना शुरू करिएगा। वक्र ए बी विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के मापदंड को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, लिखिए वक्र ए बी विभिन्न तापों पर, विभिन्न तापों पर, वक्र ए बी विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के मापदंड को व्यक्त करता है। क्या होगा? शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को व्यक्त करता है। ठीक बच्चों, फिर देखिए क्या लिखा है। इसके बाद क्या होगा? एक लास्ट में पॉइंट बता दीजिए। वक्र बीसी विभिन्न तापों पर ठोस विलायक के मापदंड को व्यक्त करता है। लिख दीजिए वक्र बीसी विभिन्न
तापों पर, विभिन्न तापों पर क्या लिखा है, बी और सी विभिन्न तापों पर ठोस विलायक लिखा है, तो क्या लिखेंगे, विभिन्न तापों पर ठोस विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि आप देख लीजिए, मैं किसी भाषा तुम्हारे मतलब जो आपका ग्राफ बना है उसी शब्द का उपयोग कर रहा हूं, जितना ग्राफ में लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पे लिख दिया। वक्र ए बी विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, तो ये हो गया। और वक्र बी सी विभिन्न तापों पर, आप चाहे इसको पहला पॉइंट ले लीजिए और इसको दूसरा पॉइंट ले लीजिए, पहले में ही ए नंबर में पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका इसको ले लीजिए। वक्र बी सी विभिन्न तापों पर ठोस विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। 2 पॉइंट समझ में आया आपको, आप नोट करके दीजिएगा। फिर इसके बाद भी एक थोड़ा उसमें और बचा हुआ है, तो उसमें और क्या लिख सकते हैं आप, बिंदु बी पर विलायक का हिमांक टीएफ स्टैंडर्ड को व्यक्त करता है। देखिए बिंदु बी यही है और टीएफ यह है, तो क्या लिख देंगे, बिंदु बी पर, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट वो हो गया, बिंदु बी पर क्या लिखा है, बिंदु बी पर क्या लिखा है बच्चों, शुद्ध विलायक का हिमांक, बिंदु बी पर शुद्ध विलायक का हिमांक क्या लिखा है, टीएफ स्टैंडर्ड को व्यक्त करता है। आगे समझ बच्चों, मैंने पहले वक्र के बारे में बता दिया। वक्र ए में कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है। कौन कौन, वक्र ए बी विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, वक्र बी सी विभिन्न तापों पर ठोस विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, तथा वक्र ए बी में ही बिंदु बी पर शुद्ध विलायक, क्या बोलेंगे, बिंदु बी पर शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ स्टैंडर्ड को व्यक्त करता है। आप वक्र ए खत्म हो चुका है। फिर चलिए वक्र बी की बात करता हूं, ठीक है। ये वक्र ए है, लिख देना तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वक्र ए में 3 पॉइंट था, कौन कौन सा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसमें चलिए थोड़ा वक्र बी सी में क्या करते हैं, वक्र बी में क्या होगा, देखिए ये कहाँ है, वक्र बी डी और सी है, तो लिखिए इसको भी लिख लीजिए। वक्र डीई विभिन्न तापों पर विलयन के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। वक्र डीई, पहले यहां से यहां तक की बात करिए, फिर यहां से यहां तक की बात करिए, तो लिख दीजिए वक्र डीई विभिन्न तापों पर, क्या लिखा है, वक्र डीई विभिन्न तापों पर विलयन के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, विलयन के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा, व्यक्त करता है। अब क्या बचा, दूसरा पॉइंट में क्या लिख दीजिए, तथा, क्या लिखेंगे, तथा बिंदु ई विलयन के हिमांक टीएफ को व्यक्त करता है, तथा बिंदु ई विलयन के हिमांक टीएफ को व्यक्त करता है। चलो बच्चों, मैं आपको लिख भी दिया, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, 2 पॉइंट आपको इसमें जो याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आपको तो इतना पता हो गया ना कि टीएफ क्या है, टीएफ स्टैंडर्ड क्या है और डेल्टा टीएफ क्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूं, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्व करता हूँ। कुछ है नहीं इसमें, अगर आपको दिक्कत हो मैं पुनः बोल देता हूँ। वक्र ए बी विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, तथा वक्र बी सी विभिन्न तापों पर ठोस विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, तथा बिंदु बी पर क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ स्टैंडर्ड को व्यक्त करता है। ये वक्र ए खत्म हो चुका। वक्र बी में देखिए क्या होगा, वक्र डीई विभिन्न तापों पर विलयन के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, तथा बिंदु ई पर टीएफ मतलब
विलयन का हिमांक, विलयन के हिमांक TF को व्यक्त करता है। अब आगे आपका आ गया TF स्टैंडर्ड माइनस TF इजिकल टू डेल्टा TF। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, नोट कर लेंगे आप। अब आगे सॉल्व करिए, सूत्र को फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला, कैसे फार्मूला को हम फॉर्मेशन करते हैं चलिए देखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, देखिए इतना तो सॉल्व कर लिया। अब आगे आपको लिखना है प्रयोगों के आधार पर पाया कि, लिखिए प्रयोगों के आधार पर पाया कि, क्या पाए हैं, प्रयोगों के आधार पर पा गए हैं, तो बताइए डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल M, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा TF है क्या और M क्या है, बच्चों समझ में आ गया होगा। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m है, स्मॉल m जो होता है विलयन की मोललता है, डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन। सॉल्व करिए, कोई ना कोई, मैंने आप बताया था ना कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, तो यहाँ पे आ गया है डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू M। आया समझ में, क्या निकल के आया, डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू M, जहाँ वेयर TF इक्वल क्या होगा, KF इक्वल क्या होगा, स्मॉल m क्या होगा। तो लिख लीजिए डेल्टा TF इक्वल इजिकल टू, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी हिमांक में अवनमन। इसके बाद क्या होगा बच्चों, हिमांक में अवनमन के बाद KF क्या होगा, विलयन की KF को क्या बताएंगे आप, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसके बाद क्या हो जाएगा, विलयन की मोललता। फिर इतना समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व करिए, यदि m बराबर 1 हो तो, यदि m इजिकल टू 1 हो तो डेल्टा TF इजिकल टू क्या होगा, KF। ठीक है बच्चों, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया, प्रूव दैट। यानी मैंने इसको क्या किया, डेल्टा TF इजिकल टू KF की मैंने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो आप देखिए, अब आपको समझना हो तो आप समझ सकते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ की सहायता से दो मैंने वक्र निकाला। दो वक्र का नाम क्या है, वक्र A और वक्र B। वक्र A में 3 पॉइंट, वक्र B में 2 पॉइंट। वक्र A में 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, वक्र A भी विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के मापदाब को व्यक्त करता है, वक्र BC विभिन्न तापों पर ठोस विलायक के मापदाब को व्यक्त करता है, तथा बिंदु B पर हिमांक क्या है वो, इसको बोलेंगे विलायक का हिमांक TF स्टैंडर्ड को व्यक्त करता है। वक्र खत्म। वक्र B में देखिए, वक्र B वक्र DE विभिन्न तापों पर विलयन के मापदाब को व्यक्त करता है। और वक्र, इसको आप लिखना चाहते हैं इसको भी लिख सकते हैं, वक्र EC विभिन्न तापों पर ठोस विलयन के मापदाब को व्यक्त करता है, ठीक है, तथा बिंदु E पर विलयन का हिमांक TF को व्यक्त करता है। इतना हो गया। इसके बाद आप क्या लिख देंगे, प्रयोगों के आधार पर पाया कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m के। स्मॉल m क्या है, विलयन की मोललता है। डेल्टा TF क्या है, विलयन का हिमांक में अवनमन है। इसको मैंने सॉल्व किया तो देखिए क्या निकाल गया, डेल्टा TF इजिकल टू KFM। मैंने बताया था ना, कोई ना कोई एक स्थिरांक आएगा,
मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैंने एफ का यूज किया। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पूर्णांक में उन्नयन पढ़े थे, तो आप क्या पढ़े थे, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बी का यूज कर लिया था, यहाँ पे एफ का यूज कर लिया। इसके बाद मैंने बताया है क्या, टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ क्या है, एम क्या है। तो टी एफ इजिकल टू विलयन हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, मैं आपको बताया था इसके पहले। के एफ क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। एम क्या है, विलयन की मोललता। यदि एम इजिकल टू 1 हो तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ। प्रूव कर दिया मैंने। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसके सामने आप इसको पढ़ सकते हैं। विलायकों एवं विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है, इसे डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं। तो आप बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के अणुभार की गणना। तो हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के अणुभार की गणना को आप क्या करिए, इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। विलय के अणुभार की गणना को सॉल्व करते हैं। तो हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के अणुभार की गणना के बारे में हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आ गया, कोई कमेंट करो, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया और लॉजिक के माध्यम से पढ़ाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपके लिए इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो आप थोड़ा खुश नजर आएंगे। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का पालन करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, अच्छा खाना भी खाइए, आपको तो मजा आता होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन है और आप 11वीं का पेपर नहीं दे पाए होंगे तो कहते होंगे बहुत अच्छा आया, बिना पेपर दिए मैंने पास हो गया, ऐसा ही नसीब में पुनः मिलता रहे। तो बच्चों खुश भी रहिए, अच्छे से रहिए और इसी तरह उम्मीद करते रहिए। लेकिन आपको आगे कुछ करना है, आगे कुछ करना है तो आप अपने पढ़ाई से चोरी मत करना, आप अच्छे से पेपर देने की कोशिश कीजिए। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, शासन तो चाह रहा है कि बच्चा पेपर न देने पाए, पास हो जाए। आप जानते होंगे पहले बेस्ट ऑफ 5 था, अब इस वर्ष क्या कर दिया, बेस्ट ऑफ 4 कर दिया। तो पेपर पास होना अलग बात है, नॉलेज होना अलग बात है। तो आप पास होने के लिए नहीं बल्कि अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। क्या होगा दूसरा पॉइंट, हिमांक में अवनमन द्वारा, लिख लीजिए क्वेश्चन, हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के अणुभार की गणना। लिख लीजिए, हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के अणुभार की गणना। हिमांक में अवनमन द्वारा विलय के अणुभार की गणना। चलिए अब हिमांक की सहायता से विलय के अणुभार की गणना करते हैं। तो आपको पहले से फार्मूला पता है बच्चों, कोई बताओ पहला फार्मूला क्या था। जब हिमांक में अवनमन को मैंने सॉल्व कर रहा था तो आपको मैंने बताया था, कोई बताएगा क्या, चलिए बताइए, लिख लीजिए, हिमांक में अवनमन की सहायता से, हिमांक में अवनमन की सहायता से। क्या है आपका सूत्र, कोई बताओ, अभी मैंने सॉल्व किया था, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ एम। ये क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। फिर आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू मोलरिटी यानी कि मोललता के द्वारा। आप लिख लीजिए विलयन की मोललता से, विलयन की
मोललता से। तो स्मॉल m इक्वल टू, सूत्र कोई बताएगा? कमेंट कीजिए। यदि आपको मोललता का फार्मूला पता है तो आप बताइए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब तक फार्मूला आप याद नहीं करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये निश्चित मान के चलिए कि 5 पॉइंट में से कोई न कोई एक पॉइंट पेपर में आना है, या तो न्यूमेरिकल के रूप में आए या डिफिनीशन पूछ ले कि फार्मूला किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं। तो सिर्फ डिफिनीशन लिखने पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचे कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो डिफिनीशन लिख देते हैं, कहानी खत्म। तो डिफिनीशन लिखने पर काम नहीं होने वाला है, उसके नीचे आपको फार्मूला जरूर लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, बच्चा सोचता है कि हमने कॉपी में पूरा लिख के आ गया, और जब पता चला सप्लीमेंट्री हो गया तो क्यों हो गया? उसका कारण सिर्फ यही है कि आप पता नहीं उर्दू फारसी लिख के चले आए हैं, पेपर में पहला क्वेश्चन लिखे, इसके बाद उसका फुरू लिख दिए ऊपर का, सोचे कि कॉपी चेक नहीं होती है तो लिख देते हैं। तो जो कॉपी में नंबर देने का मन रहेगा वो भी कट जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक कॉपी चेक किया था, ऐसा कोई बच्चे मतलब उसको कर रहा था, मतलब कोई ना कोई उसमें क्या बोला कि मैं तो अच्छा लिखा था, मैं कोर्ट पेश करूंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा। इसके बाद मैंने मेरे कॉपी बुलाई गई, कॉपी को मैंने देखा तो वाकई में वो कॉपी गलत थी, और कॉपी गलत होने के कारण उसने नंबर काटा, और उसमें 2 क्वेश्चन सही था तब भी उन्होंने नंबर काट लिया। उसका कारण क्या है कि यदि आप अच्छे से अच्छा लिखना चाहते हैं तो कॉपी चेक करते समय नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप दुनियादारी लिखेंगे, इधर का उधर मैटर लिखेंगे तो क्या होगा, जो आपका सही होगा उसको भी काट दिया जाएगा। और ये भी आप मानते हैं कि यदि कोई टीचर कॉपी चेक किया है तो दूसरा कॉपी अगर टीचर चेक करेगा तो बच्चे की बात नहीं मानेगा, बल्कि टीचर की ही बात मानेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक टीचर था, कॉपी चेक किया है। तो थोड़ा विशेष ध्यान देना है इस बातों को, क्योंकि बच्चा इसका नाजायज फायदा उठाता है, चलो हो गया ऊपर ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा इसमें ध्यान देना है, ठीक है बच्चों? तो मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप उसको नोट करते रहिए, लिख लग कर आपको याद करना है। पागल होना पड़ता है, पहले केमिस्ट्री आपको ऐसी नहीं याद हो जाएगी, केमिस्ट्री का फार्मूला आप बिना याद कर पाए। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 या 2 करनी पड़ेगी फार्मूला। जब तक आप याद नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम आपके पास होती रहेगी। इसीलिए मैं आपको शायद एक वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया कि आप उसको अच्छे से याद करते रहिए, आवश्यकता जब उसकी पड़ेगी तो उसको भी हम उपयोग करेंगे। ठीक है, चलते अपने सिलेबस में चलते हैं। विलयन की मोललता टॉपिक में कोई बताओ, विलयन की मोललता नहीं बताएंगे तो मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए लिखिए, आप लोग भी लिखिए। स्मॉल m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, और क्या हो जाएगा ग्राम में 21 का नंबर सेकंड। आप लिख दीजिए, समीकरण 1 या 2 से लिख दीजिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 6। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। कहाँ समीकरण 1 आपका ये है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू, और m लिखा हुआ है, m को मान लीजिए यही मान ले जाना है, तो आप यहाँ पे m लगा दीजिए। क्या होगा, WB इंटू 1000 पान MB इंटू WA, और किस में, ग्राम में रहेगा। ये मैंने पुट कर दिया वैल्यू। अब बच्चों आप सॉल्व करिए, आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि जो KF है इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, नीचे होगा कि ऊपर, कमेंट कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये KF का मल्टीप्लाई ऊपर होगा ना कि नीचे। और MB हमको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है विलेय के अणुभार की गणना, तो विलेय के अणुभार को किससे दर्शाते हैं, आपको मैं MB से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो MB आपका यही है, MB निकालिए आप। तो आप निकालिए MB इक्वल टू क्या होगा, MB इक्वल टू, पहले बात तो आप MB ना निकालिए अभी, इसके पहले मल्टीप्लाई करिए। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, किसमें, ग्राम में।
अब आगे क्या होगा, चले निकालिए आगे। डेल्टा टी एफ इजिकल टू, अब डेल्टा टी एफ क्यों लिखूंगा वहां पे, डेल्टा टी एफ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे एम बी चाहिए, तो एम बी लिखेंगे। एम बी इजिकल टू क्या होगा, एम बी इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, ये बी है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन लिखने में अगर तो त्रुटि हो जाती है उसको आप नोटिस में करिएगा। के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी, तो निकल गया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको पता है कैसे, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ये ग्राम में। ये बच्चों आपका क्या निकल के आया, फार्मूला। और इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, इसको हम 3 बोलेंगे। लिख दीजिए, आता है समीकरण 3 की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना की जा सकती है। समीकरण 3 की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना की जा सकती है। तो बच्चों चलिए मैं इसको ही प्रूव कर दिया, एक बार पुनः थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। आपको मैथमेटिकल कहाँ तक मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर के लिए प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा इसको विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, परेशान मत होइए, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा पेपर में आता ही है, रहेगा तो आपका अथवा में ही, लेकिन पूछा तो जाता है पेपर में, तो आप थोड़ा इसमें कोशिश करिए पढ़ने के लिए, ठीक है। हिमांक में अवनमन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा, तो सूत्र ये होता है बच्चों, कहाँ पे सूत्र मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, टी एफ स्टैंडर्ड माइनस, क्या होगा बच्चों, टी एफ स्टैंडर्ड माइनस टी एफ इजिकल टू डेल्टा टी एफ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपका डिफिनीशन है। क्या है डिफिनीशन, इसको टी एफ स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक, यानी विलायकों एवं विलयनों के हिमांकों का अंतर। अगर मान लीजिए आपको भूल जाती है डिफिनेशन, तो आप ये याद रखिए कि अगर हम हिमांक पढ़ रहे हैं तो हिमांकों का अंतर यूज करेंगे, और यदि हम क्वथनांक पढ़ रहे हैं तो क्वथनांकों का यूज करेंगे, ठीक है। हिमांक का पढ़ रहे हैं तो हिमांकों का, और क्वथनांक पढ़ रहा हूं तो क्वथनांकों का, ठीक है, इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। फिर देखिए, विलायकों एवं विलयनों के हिमांकों का अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है, इसे डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट में आ जाइए, हिमांक में अवनमन की सहायता से डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, तो आ गया पहला फर्स्ट इक्वेशन। 2nd इक्वेशन में देखिए, विलयन की मोललता से, विलयन का मोललता का फार्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए और 1000, ये 1000 यहाँ पे मल्टी होएगा, तो मल्टीप्लाई इसका ऊपर ही होगा। इसके बाद समीकरण 2 से यम का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हुआ, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम टी एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इससे हमने एम बी बाहर कर लिया, तो इसका वहां पे चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, एम बी इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ गया, और इक्वेशन नंबर 3 की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना की जा सकती है। तो मैंने आपको क्या बताया आज बच्चों, बताइए, हिमांक में अवनमन पढ़ाया, और हिमांक में अवनमन के साथ विलेय के अणुभार की गणना भी करवा दिया गया। तो अब आप
फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर में अच्छे से रहिए, पढ़िए, समझिए और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी भेजिए, क्योंकि लॉकडाउन का पालन अवश्य कर रहे हैं तो आपके मित्र भी हो सकता है लॉकडाउन का पालन कर रहे हो, तो उनको भी भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना लगता है आप लोग भूल जाते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए कि इसको सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यूज देखेंगे तो आपके समझ में भी आएगा। आप थोड़ा सा मान लीजिए आधा 15 मिनट 10 मिनट आप देखें और इसके बाद बंद कर दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब आप पूरा देखेंगे तब आपके क्या हो जाएगा, पूरा समझ में आएगा। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखिए, समझिए और अगर मान लीजिए आपके पास समझ में नहीं आता है तो उसी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखा रहता है और वहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, समझ में आ गया नहीं ये बताइए पहले, समझ में आ गया? क्योंकि बच्चा सामने रहता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको तो अब और दूर बहुत दूर मेरे से हैं, आप नीचे कमेंट तो कर देना है कि बच्चे सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे बता दीजिए। शायद आज एक छात्र नए स्टूडेंट लाइव क्लास में दिख गए थे, वो कह रहे थे कि मेरे को फर्स्ट नोट चाहिए, तो मैं उसको दे दूंगा। तो देंगे कैसे, जब उसका नंबर और नाम पता चल जाएगा तभी तो इसके बाद वो अपना नाम नंबर भेज देंगे, हम उसको जरूर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे आपको, जो पिछला छूटा होगा वो भी। और आगे आने वाले समय में आपका टेस्ट मिलूंगा, ये 2-3 दिन बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको पढ़ें और समझें, अच्छे रहें। तो समझ में आ गया बच्चों, कोई बताइए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको क्या, बर्कले हार्टले ब्रिज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।